केके ढाका क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां और सफलता लेकर आए। आज हमारे सामने मुख्यमंत्री के पद पर कुछ बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इन नोट्स की मदद से इस विषय की गहराई में उतरा जाए। हमारा आज का बड़ा सवाल ये है कि एक मुख्यमंत्री की असली शक्ति, असली पावर आती कहाँ से है? क्या ये सिर्फ संविधान से मिलती है या फिर पार्टी के अंदर उनके कद से या उनकी अपनी शख्सियत से? हमारे पास केके ढाका क्लासेस के ये नोट्स हैं और आज हम राजस्थान को एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल करते हुए इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शक्ति की पहली सीढ़ी, नियुक्ति। एक मुख्यमंत्री को चुना कैसे जाता है? देखिए, संविधान इस मामले में बिल्कुल साफ है। वो कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। अब सुनने में ये बहुत सीधा लगता है, लेकिन असल प्रक्रिया ये है कि चुनाव के बाद जिस भी दल या गठबंधन को विधानसभा में बहुमत मिलता है, अच्छा, राज्यपाल उसके नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं। ये हमारे संसदीय लोकतंत्र का आधार है। वैसे जो लोग बारीकियों में जाना पसंद करते हैं, उनके लिए ये प्रावधान अनुच्छेद 164(1) में दिया गया है। लेकिन इसमें एक मजेदार पेंच है ना, कि मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको चुनाव जीतना जरूरी नहीं है, कम से कम तुरंत तो नहीं। मुझे ये बात हमेशा से बहुत दिलचस्प लगी है। हाँ, और यही हमारे संविधान की खूबसूरती है, जो लचीलेपन की गुंजाइश देती है। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, मुख्यमंत्री बन सकता है। अच्छा, लेकिन एक शर्त है, उसे 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होगी। 6 महीने के अंदर? जी, अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। मतलब उनके सर पे 6 महीने की एक तलवार लटकती रहती है, एक तरह की डेडलाइन। और दिल्ली के मामले में तो ये नियुक्ति की प्रक्रिया भी अलग है, जैसा कि नोट्स में बताया गया है। बिल्कुल, दिल्ली की स्थिति वो थोड़ी अनोखी है। वहां के मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल नहीं बल्कि सीधे राष्ट्रपति करते हैं। सीधे राष्ट्रपति? हाँ, ये अनुच्छेद 239(a) के तहत होता है। और दिल्ली को, जो एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ अपनी विधानसभा वाला राज्य होने का विशेष दर्जा मिला हुआ है, ये उसी वजह से है। तो एक बार नियुक्ति हो गई, 6 महीने वाली डेडलाइन भी मान लीजिए पूरी हो गई, फिर क्या वो पूरे 5 साल के लिए कुर्सी पे बैठ जाते हैं? ये कार्यकाल वाला मामला भी बड़ा दिलचस्प है। यहीं पर एक और संवैधानिक भाषा का शब्द आता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। हाँ, ये मैंने सुना है। सुनने में लगता है कि राज्यपाल जब चाहे मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका असली मतलब है, जब तक मुख्यमंत्री के पास विधानसभा में बहुमत का विश्वास है, तब तक वो अपने पद पर हैं। जैसे ही बहुमत गया, उनकी सरकार गिर जाती है। और राजस्थान में तो हमने इस चीज का जबरदस्त उदाहरण देखा है। कार्यकाल कितना स्थिर या अस्थिर हो सकता है, ये आंकड़े हैरान कर देते हैं। बिल्कुल, एक तरफ हमारे पास मोहनलाल सुखाड़िया हैं, जो करीब करीब 17 साल तक मुख्यमंत्री रहे। 17 साल? जी, इतना लंबा कार्यकाल कि उन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाने लगा। और दूसरी तरफ हैं हीरालाल देपुरा, जिनका कार्यकाल सिर्फ 16 दिन का था। सिर्फ 16 दिन? हाँ, ये दोनों उदाहरण एकदम साफ दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कैलेंडर पर नहीं बल्कि विधानसभा के अंदर के गणित और राजनीतिक समर्थन पर टिका होता है। वाह, 17 साल और 16 दिन, ये तो जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, नियुक्ति और कार्यकाल के अलावा शपथ और वेतन जैसे प्रावधान भी होते हैं, वो कैसे काम करते हैं? देखिए, शपथ जो है वो संविधान की 3री अनुसूची के हिसाब से होती है। इसमें मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। वो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने और बिना किसी पक्षपात के अपने कर्तव्यों को निभाने का वचन देते हैं। बिल्कुल। जहां तक वेतन भत्तों की बात है, वो हर राज्य का विधानमंडल खुद तय करता है, इसलिए ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ठीक है, तो अब आते हैं असली मुद्दे पर, शक्तियां। अगर हम राज्य सरकार को एक जहाज माने, तो क्या मुख्यमंत्री उसका कप्तान है? ये बेहतरीन एनालॉजी है। मुख्यमंत्री सिर्फ कप्तानी नहीं है, बल्कि वो ये भी तय करता है कि जहाज का क्रू कौन होगा और कौन सा क्रू मेंबर क्या काम करेगा। उनकी सबसे पहली और बड़ी शक्ति है मंत्रिपरिषद का निर्माण करना। और ये सुनने में जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। यहीं से तो असली राजनीतिक शतरंज का खेल शुरू होता है ना। आपको जातीय समीकरण साधने हैं, क्षेत्रीय संतुलन बनाना है, वफादारों को इनाम देना है
और नाराज हो सकने वालों को शांत रखना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और इसीलिए मुख्यमंत्री की दूसरी शक्ति यानी मंत्रियों में विभागों का बंटवारा इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। किसी को गृह या वित्त जैसा भारी मंत्रालय देना भरोसे का प्रतीक है। तानों से जहाज से उतार भी सकता है। मतलब ये मुख्यमंत्री की तीसरी बड़ी शक्ति है। वो किसी भी मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं और अगर मंत्री मना करे तो राज्यपाल से कहकर उसे बर्खास्त करवा सकते हैं। असल में मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत ही काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा मुख्यमंत्री ही राज्यपाल और अपनी कैबिनेट के बीच की कड़ी होते हैं और कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता भी वही करते हैं। एजेंडा तय करने से लेकर आखिरी फैसले लेने तक सब कुछ उन्हीं के नियंत्रण में होता है। तो ये तो हुई कैबिनेट के अंदर की बात। विधानसभा यानी विधायिका के मामले में मुख्यमंत्री कितने शक्तिशाली होते हैं? वहां भी उनकी भूमिका केंद्रीय होती है। सरकार का कोई भी महत्वपूर्ण बिल, चाहे वो बजट हो या कोई नया कानून, उनकी मर्जी के बिना सदन में पेश नहीं हो सकता। विधानसभा का सत्र कब बुलाना है, कब खत्म करना है, इन सब फैसलों में उनकी सलाह सबसे अहम होती है। और क्या वो पूरी विधानसभा को ही भंग करवा सकते हैं? हाँ, ये उनकी एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि नए सिरे से जनादेश लेने की जरूरत है, तो वो राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। और अध्यादेश का क्या, ऑर्डिनेंस? हाँ, जब विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए, तो वो राज्यपाल को सलाह देकर अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस भी जारी करवा सकते हैं। ये एक तरह से अस्थायी कानून होता है। मतलब मुख्यमंत्री सिर्फ अपनी कैबिनेट के ही बॉस नहीं है, वो एक तरह से पूरे राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के भी मुखिया हैं। बिल्कुल, सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार और कार्मिक विभाग, यानी वो विभाग जो आईएएस और आरएएस अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर देखते हैं। जी, वो सीधे मुख्यमंत्री के पास होते हैं। इसी से वो पूरी नौकरशाही को नियंत्रित करते हैं। उनका एक और बड़ा काम सरकार के अलग अलग विभागों में तालमेल बिठाना है, ताकि नीतियां सिर्फ कागज पर न रह जाएं, जमीन पर भी उतरें। और राज्य के बाहर भी तो उनकी एक भूमिका होती है, जैसे नीति आयोग की बैठकों में। हाँ, वो अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग जैसी संस्थाओं में पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्य की आवाज बनते हैं। और राज्य के अंदर वो राज्य योजना बोर्ड और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसी संस्थाओं के अध्यक्ष होते हैं। मतलब वो हर स्तर पर नीति निर्माण की प्रक्रिया के केंद्र में होते हैं। बिल्कुल। इतनी शक्तियों के साथ तो कुछ कर्तव्य और जवाबदेही भी तय की गई होगी संविधान में। हमारे नोट्स में अनुच्छेद 167 का जिक्र है जो इसी बारे में बात करता है। जी, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री की राज्यपाल के प्रति जवाबदेही तय करता है। इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो राज्य के प्रशासन और कानूनों से जुड़े अपनी कैबिनेट के सभी फैसलों की जानकारी राज्यपाल को दें। यानी एक तरह से रेगुलर रिपोर्टिंग करनी होती है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। दूसरा, अगर राज्यपाल खुद कोई जानकारी मांगे तो मुख्यमंत्री को वो जानकारी उन्हें देनी होगी। ठीक है। और तीसरा बिंदु शक्तियों के संतुलन का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। वो क्या है? अगर किसी एक मंत्री ने अपने स्तर पर कोई फैसला ले लिया है, लेकिन उस पर पूरी कैबिनेट ने मिलकर विचार नहीं किया है, अच्छा, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से कह सकते हैं कि इस मामले को पूरी मंत्री परिषद के सामने विचार के लिए रखा जाए। वाह, ये सुनिश्चित करता है कि सरकार में बड़े फैसले व्यक्तिगत न होकर सामूहिक हों। बिल्कुल। चलिए अब इस पूरी चर्चा को राजस्थान के चश्मे से देखते हैं। यहाँ उप मुख्यमंत्री पद का एक बड़ा दिलचस्प इतिहास रहा है। हाल ही में हमने देखा कि श्रीमती दिया कुमारी और श्री प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। जी, और राजस्थान में टीकाराम पालीवाल से लेकर सचिन पायलट तक कई बड़े नेता इस पद पर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाली और ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि भारतीय संविधान में उप मुख्यमंत्री नाम के किसी पद का जिक्र ही नहीं है। एक मिनट, क्या कह रही हैं आप? संविधान में ये पद है ही नहीं? जी नहीं। तो फिर ये बनाया क्यों जाता है? क्या ये सिर्फ एक फैंसी टाइटल है जिसका कोई मतलब नहीं? ये एक 100% राजनीतिक पद है, संवैधानिक नहीं। राजनीतिक पद? इसका मतलब ये है कि ये पद सत्ता के समीकरणों को साधने के लिए बनाया जाता है। जब किसी एक नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो पार्टी के दूसरे किसी शक्तिशाली गुट या नेता को संतुष्ट करने और सरकार में बनाए रखने के लिए उप मुख्यमंत्री का पद दे दिया जाता है। अच्छा। या फिर गठबंधन की सरकारों में सहयोगी दल को दे दिया। बिल्कुल, सहयोगी दल के बड़े नेता को ये पद दिया जाता है। उन्हें शपथ भी कैबिनेट मंत्री की ही दिलाई जाती है। मतलब ये पूरी तरह से पावर बैलेंसिंग का खेल है। प्रशासन से ज्यादा इसका लेना देना राजनीति से है। ये तो सच में एक गहरी पड़ताल वाली बात है। और
राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से जुड़े कुछ और भी तो रोचक तथ्य हैं हमारे नोट्स में। कहीं हैं, और वो राजस्थान की राजनीति की पूरी कहानी बयां करते हैं। जैसे हीरालाल शास्त्री राज्य के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे, जबकि टीकाराम पालीवाल पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री। जी, और देखिए राजनीति का फेर, यही टीकाराम पालीवाल बाद में उप मुख्यमंत्री भी बने। और भैरों सिंह शेखावत के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने राजस्थान में एक नए दौर की शुरुआत की। बिल्कुल, वो राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, और उनके साथ ही प्रदेश में गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ। देश की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव दर्ज है, और एक अनोखा रिकॉर्ड अशोक गहलोत के नाम है कि वो आज तक विधायक का कोई चुनाव नहीं हारे हैं। और पद पर रहते हुए निधन की दुखद घटना भी तो राजस्थान ने देखी है। हाँ, बरकतुल्ला खां एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ। ये सारे तथ्य हमें बताते हैं कि मुख्यमंत्री का पद कितना विविध रहा है और कैसे अलग-अलग शख्सियतों ने इस पर अपनी छाप छोड़ी है। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक प्रावधानों, राजनीतिक शक्तियों और व्यक्तिगत नेतृत्व का एक मिला-जुला रूप है। ये सिर्फ एक कुर्सी नहीं, बल्कि राज्य की पूरी व्यवस्था की धुरी है। आपने एकदम सही सारांश दिया। संविधान एक ढांचा देता है, लेकिन उस ढांचे में मुख्यमंत्री कितने प्रभावी होंगे, ये उनकी राजनीतिक कुशलता और उस समय की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। राजस्थान के उदाहरणों से हमें इस पद की जटिलता और इसके विकास की एक साफ तस्वीर मिलती है। और जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जब हमने ये जान लिया कि उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक है ही नहीं, तो फिर सोचिए कि ये पद राजनीतिक रूप से इतना शक्तिशाली और कभी-कभी तो सत्ता का एक समानांतर केंद्र क्यों बन जाता है। इस पर विचार करने जैसा है। ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।